नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपको एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही भयानक कहानी सुनाने वाला हूं। आज की कहानी कोलकाता के एक गांव की है। कहानी आज की नहीं है बल्कि काफी समय पुरानी है, जब उस समय देश में इतनी सुविधाएं नहीं थी, या शायद कहे कि आज के मॉडर्न युग की शुरुआत नहीं हुई थी। पुराने जमाने का टाइम था तो न तो फोन वगैरह थे, न कुछ इतने साधन डेवलप हुए थे। तो शाकचुन्नी के बारे में है तो आपने कभी ना कभी शाकचुन्नी का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आज की स्टोरी में आपको शाकचुन्नी के एक भयानक बदले की कहानी सुनाता हूं। अब हमारे काफी सारे साथी ऐसे होंगे जिनको शाकचुन्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, या उन्होंने कभी इसका शायद नाम ही ना सुना हो। तो मैं आपको बता दूं कि शाकचुन्नी वो चीज होती है जो बहुत ही ज्यादा भयानक रूप से अपना बदला लेती है। इनका मेन उद्देश्य अपने साथ हुए गलत चीजों का उस इंसान से बहुत ही भयानक तरीके से बदला लेना है। शाकचुन्नी एक तरह की सुहागन औरतों की आत्मा होती है जो मृत्यु के समय गर्भवती होने के कारण शाकचुन्नी बन जाती है। वो मृत्यु से पहले काफी परेशान होने के कारण अपना जीवन सही से नहीं जी पाती, इसलिए शाकचुन्नी बनने के बाद अपने जीवन को अच्छे से जीने की कोशिश करती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये आत्माएं उन औरतों के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं जो सुहागन होती हैं, खासकर जो गर्भवती होती हैं। ये बेहद चतुर और चालाक होती हैं। वे अपने आसपास के लोगों को बिना किसी शक के अपने वश में कर सकती हैं। इनकी नज़र विशेष रूप से सुहागन औरतों पर होती है। कभी किसी का रूप धरकर तो कभी सपनों में आकर वो उन औरतों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। कहा जाता है कि अगर कोई औरत शाकचुन्नी के चंगुल में फंस जाती है तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद होने लगती है। वे उन्हें अपने वश में करके उनकी जिंदगी को तबाह कर सकती हैं और यहाँ तक कि उनके पतियों को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। शाकचुन्नी का सबसे बड़ा डर यही होता है कि उसे कभी वो खुशी नहीं मिली जो उसे जीवन में चाहिए थी, इसलिए वो अपनी जलन और अधूरी इच्छाओं की आग में जलती रहती है। इसलिए गांव के बुजुर्ग औरतों को हमेशा सावधान रहने की सलाह देते हैं, खासकर उन रातों में जब हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छाया होता है। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त शाकचुन्नी अपनी शिकार की तलाश में निकलती है और अगर कोई औरत उसके करीब जाती है तो वो उसे अपने जाल में फंसा लेती है। तो जो हादसा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया है। लेकिन यह हादसा मेरे दोस्त के साथ नहीं बल्कि उसका भी एक दोस्त था और उसके मामा के साथ ये बहुत ही भयानक और डरावनी घटना हुई थी। दरअसल उस लड़के का जो मामा जी था वो बुरी प्रवृत्ति का आदमी था। जीवन में उसने बहुत ही गंदे गंदे कर्म किए थे और बाद में उन चीजों का ऐसा भयानक परिणाम निकला कि उसके आगे का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो इस दुनिया में मौजूद तो था लेकिन एक जिंदा लाश की तरह है, क्योंकि उसने अपने जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं भोगी थी वो सभी उससे एक एक करके दूर चलती गई और इन सब का कारण था उसकी भोगों की विलासिता। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारे फैमिली मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम के शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानियां सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें और बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी है और उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें। तो चलिए कहानी को मेरे दोस्त के पर्सपेक्टिव से ही शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृष्णा है और ये कहानी मेरे दोस्त के मामा की है। ये तब की बात है जब वे जवान हुआ करते थे। वे जमींदार थे और इसके साथ साथ उनके पास पैसा भी बहुत था, जिसकी वजह से उन्हें घमंड हो गया था। उनके हिसाब से वो पैसों के दम पर जो चाहें वो पा सकते थे, लेकिन उनकी ये गलतफहमी उस दिन दूर हो गई जब उन्हें उनके किए की इतनी भयंकर सजा मिली। आज से लगभग 20-30 साल पहले मेरे दोस्त के मामा प्रशांत घोष हावड़ा के ही एक गांव में रहते थे। गांव में उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज के समय में है। उस समय प्रशांत उस गांव के जमींदार थे। उनके पास रुपया पैसा रुतबा सब था, लेकिन वे एक नंबर के अय्याश थे।
गांव में अगर कोई लड़की उन्हें पसंद आ जाती तो वो उस लड़की के घर जाकर उसका हाथ मांग लेते। अब पैसे वाले जमींदार से कौन अपनी लड़की ब्याहने से मना करेगा, इसलिए वो उनकी बात मान जाते और बिना दान दहेज के शादी हो जाती। प्रशांत का मन जब तक उन लड़कियों से नहीं भरता तब तक वो लड़की वहीं उसकी हवेली में रहती, और फिर मन भर जाने के बाद वो कहाँ गायब हो जाती वो किसी को पता नहीं चलता। लड़कियों के घर वाले इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते, लेकिन वो रिपोर्ट सिर्फ कागजों में लिखी रह जाती, क्योंकि प्रशांत पैसों से उन पुलिस वालों का मुंह जो बंद कर देता था। ऐसे ही ना जाने कितनी ही लड़कियों की असमत को प्रशांत ने तार तार किया था, लेकिन उसके घर वाले उसे इसके लिए बिल्कुल ना रोकते, क्योंकि एक तो वे जमींदार थे जो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध रखने को, अय्याशी करने को अपनी शान समझते थे। ऊपर से प्रशांत उनका एकलौता लड़का था। खैर 20-22 वर्ष तक आते आते जैसे तैसे प्रशांत ने अपनी पढ़ाई पूरी की, और अब उसके घर वाले अपने ही तरह ऊंचे खानदान में प्रशांत का रिश्ता करना चाहते थे, क्योंकि उस समय शादी जल्दी हो जाया करती थी। खैर कुछ दिन बाद प्रशांत की शादी हावड़ा के ही एक दूसरे गांव के जमींदार की बेटी सुनीता से तय हुई। शादी में प्रशांत को दान दहेज भी खूब मिला और धूमधाम से उनकी शादी करवाकर बहू को हवेली में लाया गया। हवेली में आकर नई बहू को हवेली के सारे नियम कायदे बताए गए और फिर उसे प्रशांत के कमरे में छोड़ दिया गया। हमेशा की तरह इस बार भी प्रशांत के लिए ये लड़की सिर्फ इसके मन भरने का साधन मात्र थी, लेकिन फर्क ये था कि इसे इसके घर वाले ब्याह कर लाए हैं और उसे इसके साथ पूरी जिंदगी रहना है। कुछ दिन तो प्रशांत ने उसके साथ खुशी खुशी काटे, लेकिन एक आध महीने बाद उसका मन उस लड़की से भी उबने लगा था। ऐसा नहीं था कि ये लड़की सुंदर नहीं थी, लेकिन प्रशांत को अब कपड़ों की तरह लड़कियों को भी बदलने की आदत लग चुकी थी, इसलिए अब वो कई कई रातें वेश्याओं के साथ काटने लगा। ये बात जब उस लड़की को पता चली तो उसने प्रशांत के माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसकी माँ उल्टा उस पर भड़कते हुए बोली, अरे वो जमींदार है, खानदानी रईस है, तो ऐसे में अगर थोड़ी अय्याशी कर ली तो क्या हो गया। ये सुनकर वो चुप हो गई। कुछ दिन बाद जब उसके माता पिता उसे लेने आए तब घर जाकर उसने उन्हें ये बात बताई। अब चूंकि वो भी जमींदार थे तो उन्हें भी इसमें कुछ गलत ना लगा और वो उसे ही समझा बुझाकर कुछ दिनों बाद वापस छोड़ आए। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन प्रशांत ने तालाब किनारे एक 16-17 वर्षीय युवती को देखा। उसका नाम विद्या था। वो उसे देखते ही उसके ऊपर मोहित हो गया। उसने उस युवती के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस युवती ने ये बोलकर मना कर दिया कि प्रशांत शादीशुदा है और वो किसी शादीशुदा स्त्री का घर नहीं उजाड़ सकती। ये बोलकर वो लड़की वहां से चली गई, लेकिन प्रशांत के मन में उस लड़की को पाने की लालसा जाग गई और फिर वो कुछ दिनों बाद उस लड़की के घर गया उसका हाथ मांगने के लिए। वहां पर भी उसे वही जवाब मिला जो कि उस लड़की से मिला था। ये सुनकर प्रशांत को काफी गुस्सा आया, क्योंकि इससे पहले किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी जो उसे मना करे। इसलिए अब वो कुछ भी करके उस लड़की को पाना चाहता था और इसीलिए वो उस लड़की का छिप छिप कर पीछा करने लगा और आखिरकार उसे वो मौका मिल ही गया। एक दिन वो लड़की खेत पर अपने पिता को खाना देकर लौट रही थी। रास्ते में सुनसान इलाका आते ही प्रशांत ने उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसकी असमत को तार तार किया। जब उस लड़की को होश आया तो तब तक रात हो चुकी थी और वो अस्त व्यस्त हालत में झाड़ियों में पड़ी थी। उसके शरीर में दर्द हो रहा था, कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वहां से उठी और घर की तरफ बढ़ गई। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वहां ज्यादा लोग भी नहीं थे जिन्होंने उसे इस हालत में देखा हो। वो जल्दी जल्दी अपनी झोपड़ी में आ गई। वहां आकर उसने देखा कि उसकी माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं विद्या को ऐसी हालत में देखकर उन्हें माजरा समझते देर न लगी। उसकी माँ उसे मारने लगी और मारते मारते बोलने लगी, अरे जब इतना सब हो गया था तो यहाँ क्यों आई? कहीं जाकर मर जाती। हे भगवान, क्या होगा अब हमारा? कौन ब्याहेगा इन्हें? विद्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ क्या बोले जा रही है। इतने में ही उसके पिता भी घर आ गए। विद्या को ऐसे देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया।
तभी उसकी माँ बोली, अब क्या करेंगे? इससे तो अच्छा होता कि ये मर जाती। अब कौन ब्याहेगा बाकी दोनों को? ये सुनकर विद्या के पिता बोले, शांत हो जाओ भाग्यवान, अब ऐसे चीख कर सबको बताने से क्या लाभ? जल्द से जल्द इसके हाथ पीले करके यहाँ से रवाना करते हैं और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये सुनकर उसकी माँ ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अब उसका पूरा परिवार विद्या से कटा कटा सा था। उन्होंने उसे खाना पानी तक नहीं पूछा, जैसे कि ये सब उसकी गलती थी। खैर, सुबह हुई। सुबह के समय प्रशांत वहां आया और बोला, मैं आपसे अपनी और विद्या की शादी की बात करने आया हूं। ये सुनकर उसके माता पिता की आंखों में चमक आ गई। इससे पहले जब उसने ये बात की थी तब उसके घर वालों ने साफ मना कर दिया था, लेकिन तब हालात कुछ और थे और अब कुछ और हैं। इसीलिए उन्होंने बिना समय गंवाए इस शादी के लिए हाँ कर दी। विद्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कल तक मना करने वाले उसके माता पिता अचानक से कैसे मान गए। बस उन्होंने विद्या को अपना फैसला सुना दिया कि उसकी शादी प्रशांत से हो रही है। उनके इस फैसले के आगे विद्या भी ज्यादा कुछ न बोली और फिर 2 दिन बाद एकदम सादे तरीके से विद्या और प्रशांत की शादी हो गई। शादी करके प्रशांत विद्या को हवेली में ले आया। वहां उसे देखकर उसकी पहली पत्नी सविता बहुत क्रोधित हुई और वो विद्या का हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगी, लेकिन तभी प्रशांत ने उसे रोका और कहा, ये मेरी पत्नी है और आज से यहीं रहेगी। अगर तुम्हें समस्या है तो यहां से चली जाओ। ये सुनकर सविता को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने माता पिता को फोन करके वहां आने के लिए कहा। इस दौरान प्रशांत विद्या के साथ हवेली के दूसरे कमरे में रहने लगा। उन्हें साथ में देख देख कर सविता को बहुत गुस्सा आता, लेकिन वो इसमें कुछ ना कर सकी। एक आध दिनों बाद सविता के पिता और भाई वहां आए। तब सविता रोते हुए बोली, बाबा, अब तो ये अपनी रखैल को घर भी ले आया। अब मैं किस हक से इसके साथ रहूं? मुझे यहां नहीं रहना, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मेरा यहां दम घुटता है। ये सुनकर उसके पिता ने प्रशांत के माता पिता से इस बारे में बात की। तब वे बोले, अरे जवान लड़का है और जवानी में तो ये सब चलता है। आप और हम भी तो ये करते हैं, तो क्या हमारी पत्नियां हमें रोकती हैं? और कौन सा हम आपकी बेटी को किसी चीज की कमी रखते हैं? बस लड़के का मन कभी कभार भटक जाता है। ये सुनकर सविता के पिता ने उसे समझाया, देख सविता, अब से यही तेरा घर है, इसलिए तुझे यहीं रहना पड़ेगा। अगर ये लोग तुझे घर से निकालते हैं तब बोलना। ये बोलकर उसके घर वाले चले गए और पीछे रह गई रोती बिलखती सविता। खैर, 2 महीने ऐसे ही निकल गए और अब प्रशांत का विद्या से भी मन ऊब गया था। इसलिए एक रात जब विद्या सो रही थी तब उसने उसका गला दबाकर उसे मार डाला और फिर अगले ही दिन बगीचे में गड्ढा खुदवाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर उसमें डाल दिया। 2-3 दिनों तक विद्या को हवेली में ना पाकर सविता ने इस बारे में अपनी सास से बात की, लेकिन उन्होंने उसे बोल दिया कि उसे कुछ नहीं पता। उसी रात नशे की हालत में प्रशांत उसके कमरे में आया। उसे देखकर सविता थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर अगले ही पल संभल गई। विद्या के जाने के बाद अब प्रशांत वापस सविता के साथ रहने लगा था, लेकिन 1 महीने बाद उसका मन दोबारा उससे उब गया। कुछ दिन बाद प्रशांत अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गया। वहां उसकी मुलाकात विदुषी से हुई। विदुषी रंग रूप में किसी अप्सरा से कम न थी, इसलिए प्रशांत उससे बातें करने का बहाना ढूंढने लगा। बातों बातों में उसे पता चला कि विदुषी एक बड़े सुनार की बेटी है और अभी तक कुंवारी है। जब उसने प्रशांत से इस बारे में बात की तो उसने बताया, जी मैं शादीशुदा तो हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई। बस तब से अकेला हूँ। वैसे मैं जमींदार हूँ, मेरे पास 500 एकड़ जमीन है, कई बाग हैं और भी बहुत कुछ। विदुषी उसकी बातों से काफी प्रभावित हुई। तब प्रशांत ने मौका देखकर विदुषी के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। ये सुनकर विदुषी ने उसके पिता से इस बारे में बात करने को कहा। अगले दिन शादी से आकर प्रशांत ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया और कहा, आप लोग चलकर अगर मेरे लिए रिश्ते की बात करोगे तो वे लोग मना नहीं करेंगे। ये सुनकर उसकी माँ बोली, अरे ये कैसे हो सकता है? तेरी शादी तो सविता से हो चुकी है और बेटा मौज मस्ती करने के लिए छोटे घरों की लड़की ठीक है,
लेकिन बड़े घर की नहीं। तब प्रशांत बोला, अरे कुछ नहीं होगा, हम बाकियों की तरह सविता को भी मारकर बगीचे में गाड़ देंगे और फिर सबसे कह देंगे कि वो भाग गई। और वैसे भी उसके पिता के सामने भी तो कई बार उसने मुझसे छुटकारा पाने की बात की थी, और सोच लो विदुषी के घर से मोटा माल मिलेगा। ये सुनकर वे दोनों लालच में आ गए और फिर रात होते ही प्रशांत ने सविता का गला घोंट कर मार डाला और फिर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर बगीचे में गाड़ दिया। अगली सुबह प्रशांत के पिता ने सविता के पिता को फोन कर सविता के घर से भागने की झूठी कहानी सुना दी। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सविता के बारे में कुछ और जानने की कोशिश न की। वहीं दूसरी ओर दोनों परिवारों में बात कर प्रशांत और विदुषी की शादी करवा दी गई। यहां से भी उन्हें काफी मोटा दहेज मिला। प्रशांत विदुषी के साथ अच्छे से रह रहा था। अभी उनकी शादी के 5-6 दिन ही हुए होंगे कि एक दिन सुबह नाश्ते के समय विदुषी प्रशांत के पास आई। उस समय वो नाश्ता कर रहा था और फिर विदुषी ने बिना अधिक समय गंवाए लाठियों से प्रशांत को पीटना शुरू कर दिया। ये सब देखकर प्रशांत के माता पिता बीच बचाव में आगे आए, लेकिन इसी दौरान विदुषी ने उसकी मां के सिर पर जोर से डंडा मार दिया और वे वहीं बेहोश हो गई। ये सब देखकर घर के नौकरों ने जैसे तैसे विदुषी को पकड़कर कमरे में बंद किया और फिर प्रशांत अपनी मां को लेकर अस्पताल गया। प्रशांत की मां के सिर से काफी खून बह चुका था, इसलिए उन्हें होश नहीं आ रहा था। ये देखकर प्रशांत को बहुत गुस्सा आया और उसने बिना अधिक समय गंवाए बंदूक उठाई और फिर विदुषी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक लिया। खैर 3-4 दिन बाद प्रशांत की मां को होश आया और वो सबके साथ घर आ गई, लेकिन अब उन्हें विदुषी से डर लगने लगा था। वहीं मेरे दोस्त की मां मीना को जब उनकी मां के बारे में पता चला तो वे दिल्ली से दौड़े दौड़े उनके पास आई। वहां आकर उन्होंने रोते हुए पूछा, ये सब कैसे हुआ मां? कुछ दिन पहले तो आप अच्छी भली थी। इस पर प्रशांत बोला, अरे उस विदुषी ने मारा है मां को ऐसे। ये सुनकर वो हैरानी से बोली, विदुषी कौन है? प्रशांत बोला, मेरी पत्नी है। ये सुनकर वो हैरानी से बोली, अरे लेकिन तेरी पत्नी का नाम तो सविता था ना, कहीं तूने दोबारा तो शादी नहीं की? देखो दादा, ये सब सही नहीं है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना ही औरत कोई खिलौना है। अभी भी समय है, समझ जाओ, वरना नियति ने तुम्हें समझाया, तब सिवाय पछताने के तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं होगा। ये सुनकर प्रशांत कुछ न बोला, क्योंकि वो जानता था कि मीना से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब तक मीना वहां थी तब तक उसने अपनी अय्याशी को काबू में रखा, क्योंकि मीना के साथ उसका 3 साल का बेटा यानी कि मेरा दोस्त भी था। खैर मीना ने कुछ दिन वहां रहने का फैसला किया। वहीं कुछ दिन बाद विदुषी के पिता वहां आए। उनके आते ही प्रशांत उन पर बरसते हुए बोला, ये आपने अपनी पागल लड़की हमारे पल्ले बांध दी, लेकर जाइए इसे, वरना इसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर उसके पिता भड़कते हुए बोले, मेरी बेटी एकदम सही है, समझे? मुझे सब पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उससे मन भर गया तो अपनी मां को पीटकर मेरी बेटी का नाम लगा रहे हो। अरे सब जानता हूं मैं तुम्हें। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं मेरी बेटी को नहीं ले जा रहा, और अगर तुमने उसे छोड़ने की कोशिश की या उसको हाथ भी लगाया तो घरेलू हिंसा के केस में तुम सभी को चक्की पिसवाऊंगा। अरे तेरी पहली पत्नी के घर वाले पागल होंगे, लेकिन मैं नहीं हूं, समझा? तेरे जैसों को कैसे सीधा करना है मुझे अच्छे से पता है। ये बोलकर विदुषी के पिता वहां से चले गए और अब प्रशांत को समझ आ चुका था कि वो विदुषी पर हाथ तक नहीं उठा सकता। बात की गंभीरता को देखकर मीना ने घर में सब लोगों को समझाया कि वे लोग अब विदुषी के साथ ही रहें। मीना वहां पर लगभग 10-15 दिनों से थी, लेकिन इस दौरान विदुषी का बर्ताव एकदम सामान्य था। ये देखकर मीना को प्रशांत पर शक हुआ कि हो ना हो वो विदुषी से छुटकारा पाने के लिए ये सब कर रहा है। एक दिन विदुषी और मीना बैठकर बातें कर रहे थे। इसी दौरान मीना बोली, दादा तुम्हें मारता है क्या? विदुषी बोली, नहीं, लेकिन वो मुझसे अब काफी कटे कट्टे से रहते हैं और सासू माँ तो बहुत डरी सहमी सी रहती हैं, पता नहीं क्यों। मीना बोली,
माँ बाबा बोल रहे थे कि आपने माँ को लाठियों से मारा, इसलिए उनका ये हाल हुआ है। विदुषी बोली, पता नहीं दीदी, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने कमरे में थी और जब बाहर आई तो घर पर कोई नहीं था। नौकर बता रहे थे कि माँ का सिर फूट गया और वो अस्पताल में है। ये सुनकर मीना हिचकिचाते हुए बोली, भाभी बुरा मत मानना, लेकिन क्या आपको शादी से पहले ऐसा कुछ हुआ था? मतलब दिमागी बीमारी, समझ रहे हो ना? विदुषी बोली, ऐसा मेरे साथ यही हुआ था, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये सुनकर मीना को कुछ गड़बड़ लगी और उसने उसी दिन शाम को अपने माता पिता से इस बारे में बात की और कहा, माँ भाभी एकदम ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भाभी के ऊपर किसी ने काला जादू किया होगा, क्योंकि उन्हें उस घटना के बारे में कुछ याद नहीं। ये सुनकर प्रशांत बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की पागल है। तभी मैं सोचूं कि उसके पिता मुझ जैसे शादीशुदा लड़के के साथ उसे ब्याहने को राजी कैसे हो गए। ये सुनकर मीना ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वे लोग कुछ सुनने को तैयार ही न थे। और फिर कुछ दिन बाद मीना भी अपने पति के साथ दिल्ली चली गई। मीना के जाने के अगले ही दिन प्रशांत खाने खाकर बाहर जाने लगा। ये देखकर विदुषी ने उसे रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? लेकिन प्रशांत कुछ न बोलते हुए वहां से चला गया। अगले दिन सुबह वह घर वापस आया। जब वो घर वापस आया तब उसने पाया कि उसकी हवेली में से रोने चीखने की आवाजें आ रही थी। वो आवाजें सुनकर प्रशांत तेज कदमों से हवेली के अंदर की ओर बढ़ा। वहां जाकर उसने देखा कि हवेली के आंगन में सफेद चादर में किसी का शव पड़ा हुआ था और उस शव के पास उसकी माँ विदुषी कुछ लोगों के साथ विलाप कर रही थी। ये देखकर प्रशांत का मन बैठ गया और उसने घबराते हुए उस शव पर से चादर हटाई। चादर हटाते ही उसने देखा कि वो शव उसके पिता का था और उनका शव बहुत ही बुरी हालत में था। किसी ने उनका सिर बड़ी बेरहमी से धड़ से अलग किया था। अपने पिता को ऐसे देखकर प्रशांत का मन बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता को इतनी बेरहमी से आखिर कौन मार सकता है। खैर, कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन प्रशांत को अब भी ये बात खाई जा रही थी कि आखिर किसने उनके पिता के साथ ऐसे किया। लेकिन फिर एकाएक उसे याद आया कि कुछ समय पहले विदुषी ने उसकी माँ को कितनी बेरहमी से मारा था। इसलिए उसने सोचा कि हो ना हो उसके पिता को विदुषी ने ही मारा था। इसलिए प्रशांत गुस्से में उठा और विदुषी को मारने के लिए बंदूक लेकर उसकी ओर बढ़ गया। उस समय विदुषी अपनी सास और कुछ महिलाओं के साथ बैठी हुई थी। तभी प्रशांत वहां आया और विदुषी के ऊपर अपनी राइफल तान दी और कहा, तूने मेरे पिता को मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो विदुषी पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी वहां के एक नौकर ने उसे रोका और कहा, प्रशांत दादा, बहू दी तो उनके कमरे में गई ही नहीं। सुबह जब मालकिन के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो हम सब ने मिलकर दरवाजा तोड़ा। तब अंदर देखा कि मालिक का सिर बिस्तर पर था और सिर जमीन पर, और मालकिन उनके साथ सो रही हैं। हमने मालकिन को जगाया तो वो जिंदा थी, लेकिन मालिक को ऐसे देखकर वो सदमे में आ गई। ये सुनकर प्रशांत ने अपनी राइफल नीचे कर ली और वहां से चला गया। प्रशांत ने इस बारे में पुलिस में कंप्लेन नहीं की, क्योंकि उस समय उसकी माँ उस कमरे में उसके पिता के साथ अकेली थी और उनका कमरा अंदर से लगा हुआ था। इसलिए पुलिस का शक उसकी माँ पर ही जाता और वो उसे अरेस्ट कर लेते। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ का मानसिक संतुलन खराब होने लगा था, इसलिए प्रशांत को उनकी काफी चिंता हो रही थी। इसी दौरान मीना दोबारा वहां आई और फिर उसे पूरी बात पता चली। तब वो बोली, हो ना हो इस घर में कोई खतरनाक साया है, उसी ने बाबा को ऐसे मारा है, वरना बता बंद कमरे में कोई बाबा को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। ये सुनकर प्रशांत सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर तभी विदुषी बोली, हमें इस बारे में किसी तांत्रिक से बात करनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। प्रशांत को ये बात सही लगी और वो किसी तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश करने लगा। लेकिन इसी दौरान एक रात प्रशांत जब अपने कमरे में सो रहा था, तब देर रात उसे कमरे के बाहर से किसी आदमी के रोने की आवाजें आईं। वो आवाज सुनकर प्रशांत अंदर ही अंदर दहल गया, क्योंकि इस समय हवेली में उसके अलावा कोई आदमी नहीं था।
प्रशांत ने पास ही में सो रही विदुषी को जगाया और फुसफुसाते हुए कहा, विदुषी उठो, बाहर से किसी आदमी के रोने की आवाजें आ रही हैं। ये सुनकर विदुषी उठी। उसने ध्यान से वो आवाज सुनने की कोशिश की। उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। ये सुनकर विदुषी बोली, आपके मन का वहम होगा। ये बोलकर विदुषी दोबारा सो गई। प्रशांत भी इसे वहम मानकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर तभी कुछ देर बाद उसे वो आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार प्रशांत ने विदुषी को नहीं जगाया, बल्कि खुद ही वो आवाज सुनता रहा। ध्यान से सुनने पर उसने पाया कि धीरे धीरे वो आवाज उसकी मां के कमरे के पास जा रही थी। ये सुनकर प्रशांत काफी घबरा गया था कि कहीं उसकी मां को इससे कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसने विदुषी को एक झटके से उठाया। विदुषी कुछ बोलती इससे पहले ही प्रशांत ने दरवाजे की ओट में रखा डंडा निकाला और फिर दरवाजा खोलकर अपनी मां के कमरे की तरफ भागा। वहां आकर उसने देखा तो वहां कोई नहीं था और ना ही कोई रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी मां के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद उसकी मां ने दरवाजा खोला। अपनी मां को ऐसे देखकर प्रशांत ने राहत की सांस ली और फिर उस रात वो उनके साथ ही सो गया। सब लोगों को उसका ये बर्ताव बहुत अजीब लगा, लेकिन घर में डर का माहौल ना हो इसलिए प्रशांत ने किसी को भी कुछ नहीं बताया और तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश तेजी से करने लगा। अगली रात प्रशांत के कहने पर मीना अपने बेटे के साथ अपनी मां के साथ ही सो गई, इसलिए प्रशांत आज चैन की नींद सो रहा था। देर रात विदुषी ने प्रशांत को जगाया और फुसफुसाते हुए कहा, सुनिए, बाहर से किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं। यह सुनकर प्रशांत की सारी नींद उड़ गई और वो उठ बैठा, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। ये सुनकर प्रशांत ने उसे कुछ देर ऐसे ही शांत बैठने का इशारा किया। कुछ देर ऐसे ही शांत रहने के बाद उन्हें दोबारा किसी के रोने की आवाजें आईं। ये सुनकर प्रशांत वो आवाज ध्यान से सुनने लगा। उस आवाज को ध्यान से सुनकर प्रशांत हैरान रह गया और वो धीमे से विदुषी के कान में बोला, ये आवाज तो बाबा की है। ये सुनकर विदुषी का मुंह खुला का खुला रह गया और वो बोली, ये कैसे हो सकता है? बाबा तो कुछ दिन पहले मर चुके हैं, तो इसका मतलब ये उनकी आत्मा है। प्रशांत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में ये उसके पिता की आत्मा है जो ऐसे भटक रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो उनमें से किसी को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि क्या पता वो उन लोगों को मारकर अपने साथ ले जाना चाहते हो, क्योंकि कई लोग मरने के बाद भी पारिवारिक मोह त्याग नहीं पाते, जिस कारण वे भटकते रहते हैं। ये सब सोचकर प्रशांत का दिल बैठा जा रहा था। जैसे तैसे उन दोनों ने वो रात काटी। सुबह होते ही जब उसे लगा कि सब सामान्य है, तब प्रशांत अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी मां के कमरे की तरफ आया, जहां उसकी बहन मीना भी अपने बेटे के साथ सो रही थी। प्रशांत ने दरवाजा खटखटाया और कहा, मां, मीना, तुम दोनों ठीक तो हो ना? कुछ ही देर में मीना ने दरवाजा खोला और रोते हुए प्रशांत के सीने से लगती हुई बोली, दादा, तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन रात में बहुत अजीब हुआ हमारे साथ। हमें कमरे के बाहर से बाबा के रोने की आवाजें आ रही थी। हमने कैसे ये रात काटी है, ये हम ही जानते हैं। ये सुनकर प्रशांत बोला, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने भी वो सब महसूस किया था। मीना, हो ना हो बाबा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, तभी वो ऐसे भटक रहे हैं। विदुषी बोली, तो अब हम क्या करेंगे? प्रशांत बोला, किसी पंडित से हवन करवाना पड़ेगा। मैं आज ही किसी पंडित से बात करता हूं। उसके बाद नहा धोकर नाश्ता करके प्रशांत चला गया, लेकिन घर में अब भी डर का माहौल था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य एक साथ थे। शाम तक प्रशांत वापस आया और बोला, हम गए थे पंडित जी को लाने, लेकिन वो तो गए हुए हैं और अब कल तक ही आएंगे। ये सुनकर मीना घबरा गई और बोली, तो फिर क्या दादा, हमें आज रात फिर से ऐसे डर के साए में काटनी होगी? प्रशांत बोला, डरो मत दीदी, आज रात हम सारे एक साथ रहेंगे, कोई भी अलग नहीं सोएगा। और फिर उसके बाद वे सारे रात का खाना खाकर प्रशांत के कमरे में आ गए। इस दौरान प्रशांत की मां, बहन और भांजा पलंग पर सो रहे थे। वहीं प्रशांत और विदुषी जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे थे। देर रात किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज से उन सब की नींद खुली।
वो आवाज सुनकर वे सारे काफी घबरा चुके थे, क्योंकि वे सारे तो यहीं थे और इस समय हवेली में कोई नौकर भी नहीं था जो इस तरह से उनके कमरे का दरवाजा खटखटा सके। वे सारे ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक किसी ने दोबारा उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। ठक ठक। वो आवाज सुनकर प्रशांत ने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है? तब बाहर से उसके पिता के रोने की आवाजें आने लगी। वो आवाज सुनकर उसकी मां दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन फिर तभी मीना ने उन्हें रोक लिया और कहा, मां कहां जा रही हो? वो बाबा नहीं, बाबा के भेष में कोई शैतान है। मीना के इतना कहते ही बाहर से दोबारा उसके पिता के रोने की आवाजें आने लगी। ये सुनकर उसकी मां से रहा न गया और वो दरवाजे की तरफ दोबारा बढ़ने लगी। इतनी ही देर में प्रशांत ने उन्हें रोक लिया, लेकिन उसकी मां उसे धक्का देकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर प्रशांत ने उन्हें पीछे से पकड़ा और फिर कहा, अरे जल्दी मेरी मदद करो, वरना ये दरवाजा खोल देंगी। ये सुनकर मीना और विदुषी भी वहां आकर उसकी मां को पकड़ने लगे, लेकिन फिर विदुषी को एक आइडिया आया और उसने अपनी एक साड़ी से उनके हाथ पांव कसकर बांध दिए। अब वो निश्चिंत थे कि अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर तभी बाहर से उसके पिता की गुस्से में कांपती हुई भयानक आवाज आई, तो तुम लोग दरवाजा नहीं खोलोगे? ये सुनकर वे सारे पहले से ज्यादा घबरा गए। वहीं मीना का बेटा जोर जोर से रोने लगा। मीना जैसे तैसे उसे चुप करा ही रही थी कि तभी अचानक कोई बाहर से वो दरवाजा जानवरों की तरह पीटने लगा। ये सिलसिला लगभग 1 आध घंटे तक चलता रहा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो दरवाजा नहीं खुला और फिर वो जो कोई भी बाहर था वहां से चला गया। उसके जाते ही उन सब ने राहत की सांस ली और मीना ने अपने बेटे को सुलाया। अगले दिन वो पंडित आ चुका था, इसलिए प्रशांत जल्दी से उनके घर जाकर उन्हें ले आया। उन्होंने पूजा के लिए कुछ सामान लिखा जो उसने उसी दिन जुटा लिया और फिर शाम को पूजा शुरू हुई। पंडित जी घर आए, लेकिन घर में घुसते ही उन्होंने वहां का माहौल भांप लिया और बोले, देखो पूजा तो मैं कर रहा हूं, लेकिन इस हवेली पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत है और वो सिर्फ पूजा से जाने से रही, इसलिए समय रहते किसी से इसका समाधान करवा लेना। ये सुनकर प्रशांत ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वहीं मीना और विदुषी काफी घबरा चुके थे। खैर पूजा शुरू हुई, लेकिन इस दौरान काफी कुछ अजीब हुआ, जैसे बार बार अग्निशांत पड़ रही थी। पूजा में इस्तेमाल हुआ नारियल अंदर से खराब था। पूजा के प्रसाद पर चूहों ने बैठकर उसे खराब कर दिया था। ऐसे ही न जाने कितना कुछ उस पूजा में हुआ, लेकिन फिर भी काफी सारी रुकावटों के बाद ये पूजा पूरी हुई। पूजा पूरी कर पंडित जी ने पूरे घर में गंगा जल छिड़का और फिर अपनी दक्षिणा लेकर चले गए। आज की रात वे सारे अपने अपने कमरों में सो रहे थे कि तभी देर रात मीना के चीखने से प्रशांत और विदुषी की नींद खुली। वे दोनों दौड़कर मीना के कमरे के पास आए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि प्रशांत की मां का सिर कटा शव वहां आंगन में पड़ा था और मीना अपने बेटे को सीने से चिपकाए रो रही थी। प्रशांत रुआं से स्वर में बोला, ये सब आखिर कैसे हुआ? मीना रोते हुए बोली, हम तीनों सो रहे थे कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली और फिर मैंने देखा कि कोई सिर कटा आदमी मां को तेजी से घसीटते हुए ले जा रहा था। ये देखकर मैं जोर से चीखी और फिर इतने में ही उस सिर कटे आदमी ने मां का सिर भी काट दिया, बोलकर मीना और जोर जोर से रोने लगी। कुछ ही देर में सुबह हुई और पुलिस को बिना बताए ही प्रशांत ने अपनी मां का अंतिम संस्कार भी कर दिया, क्योंकि पुलिस इन सब बातों को नहीं मानती और उन्हीं लोगों को परेशान करती। वहीं मीना इन सब बातों से इतना डर चुकी थी कि उसे बुखार लग चुका था, इसलिए विदुषी उसका और उसके बच्चे का ख्याल रख रही थी। इन घटना से परेशान होकर प्रशांत कहीं और ही शिफ्ट होने की सोच रहा था, लेकिन ये सब इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता था। इसीलिए जब तक दूसरी हवेली नहीं मिल जाती वो अपने परिवार के साथ उसी हवेली में रह रहा था। खैर उसी रात मीना का बेटा विदुषी और प्रशांत एक ही कमरे में सो रहे थे कि तभी अचानक देर रात किसी के रोने की आवाजें सुनकर विदुषी की नींद खुली। ध्यान से सुनने पर उसने पाया कि वो आवाज नीचे से आ रही थी और वो किसी स्त्री और पुरुष के रोने की आवाजें थी। वो आवाज सुनकर विदुषी काफी घबरा चुकी थी, इसलिए उसने प्रशांत
और मीना को जगाया और उस आवाज के बारे में बताया। वो आवाज सुनकर वे दोनों भी घबरा गए थे, लेकिन फिर तभी वो रोने की आवाजें ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। ये सुनकर मीना की आंखें भय से चौड़ी हो गईं और वो प्रशांत के सीने से लगती हुई बोली, दादा, ये माँ बाबा की आवाज लग रही है। वो लोग हमें भी ले जाने आए हैं क्या? ये सुनकर प्रशांत कुछ नहीं बोला, क्योंकि यही डर तो उसे भी लग रहा था। तभी उन तीनों ने महसूस किया कि वो रोने की आवाजें अब उनके कमरे के एकदम पास आ चुकी थी। ये सुनकर मीना रोने लगी। अब वहां रात के सन्नाटे में 3 लोगों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ देर बाद किसी ने रोते हुए दरवाजा खटखटाया। वो आवाज सुनकर विदुषी घबराते हुए बोली, अब क्या करें जी? प्रशांत बोला, कोई कुछ मत बोलो, शांत रहो बस। उन दोनों ने वैसा ही किया। 2 लोग बाहर रोते हुए वो दरवाजा निरंतर खटखटा रहे। वहीं वे चारों अंदर डरे सहमे बैठे हुए थे। लगभग आधे घंटे तक दरवाजा खटखटाने के बाद वे दोनों वापस नीचे की तरफ जाने लगे। ये सुनकर उन चारों ने राहत की सांस ली। अगले दिन मीना अपना सामान बांधने लगी। उसे ऐसा करता देख प्रशांत बोला, अरे दीदी, अभी से क्यों जा रही हो? कुछ दिन रुक जाओ। इस पर मीना बोली, यहां ज्यादा दिन रही तो हम भी मारे जाएंगे, इसलिए मैं यहां नहीं रह सकती। मैं तो बोलती हूं कि आप दोनों भी चलो, यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। रात में वो सिरकटा घूमता है और अब तो मां की आत्मा भी उसके साथ यहां भटकती है। ये सुनकर प्रशांत सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि सच में यहां अब रहना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए उसने और विदुषी ने भी मीना के साथ दिल्ली जाने का प्लान बनाया। प्रशांत और विदुषी भी मीना के साथ हो लिए। उन्होंने यही सोचा था कि जब तक कोई तांत्रिक नहीं मिलता, कोई उस हवेली के अंदर रात के समय नहीं रुकेगा। यहां तक कि सभी नौकरों को भी यही हिदायत दी गई। दिल्ली आकर वे दोनों मीना के ससुराल में कुछ दिन रहने लगे, लेकिन वहां आते ही अगले दिन ही सुबह सुबह उन सब ने पाया कि मीना के सास ससुर दरवाजा नहीं खोल रहे। ये देखकर मीना के पति ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। उन सब ने फिर दोबारा दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब इस बार भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वे सारे काफी घबरा गए और उन्होंने वो दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ते ही वे सारे जब अंदर आए तो वहां का मंजर देखकर उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई, क्योंकि बिस्तर पर मीना के ससुर की लाश थी। उनकी गर्दन टूटी हुई थी और आंखें भय से फैली हुई थी। इस दौरान मीना की सास उनके बगल में आराम से सो रही थी। ये देखकर मीना का पति काफी घबरा गया, क्योंकि जब ये सब उनके साथ हो रहा था तो उनकी मां ने शोर क्यों नहीं मचाया। वहीं दूसरी तरफ कमरे के सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे, तो बाहर वाले का अंदर आने का सवाल ही नहीं उठता है। उन लोगों ने ये बात पुलिस को नहीं बताई, वरना वो उनकी मां को ही पकड़ते। इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। लेकिन उनकी मां इन सब से काफी परेशान रहने लगी थी। उन्हें गहरा आघात लगा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें पता नहीं चला। उनको गुजरे अभी 1 दिन ही हुआ होगा कि तभी रात में प्रशांत को कमरे के बाहर से किसी आदमी के रोने की आवाजें आने लगी। वो आवाज सुनकर प्रशांत काफी घबरा गया था और उसने विदुषी को जगाया। जागते ही विदुषी कुछ बोलती, इससे पहले ही प्रशांत ने उसे चुप कराते हुए वो आवाज सुनने के लिए कहा। वो आवाज सुनकर विदुषी काफी घबरा गई, लेकिन उनमें से किसी की भी बाहर जाने की हिम्मत न हुई। वहीं दूसरी ओर मीना भी वो आवाज सुन रही थी और उसने ये सुनकर जल्दी से अपने पति को जगाकर वो आवाज सुनने के लिए कहा। वो रोने की आवाज सुनकर उसका पति काफी हैरान रह गया था, क्योंकि वो आवाज उसके पिता की थी। ये सुनकर वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने के लिए बिस्तर से नीचे उतरा। तभी मीना ने उसे रोका और कहा, बाहर मत जाइए जी, वो आपके पिताजी नहीं बल्कि शैतान है। वो हम सबको अपने साथ ले जाने आए हैं। ये सुनकर उसके पति को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, ये क्या फालतू की बकवास किए जा रही हो तुम मेरे पिता के बारे में? तब मीना ने अपने मायके में हुई सारी घटना के बारे में बता दिया और कहा, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। मां भी नहीं खोलेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा की तरह नींद की दवा देकर सुला दिया है। ये सब सुनकर उसका पति चिंतित हो उठा। वहीं बाहर से वो रोने की आवाजें अब भी आ रही थीं।
खैर, उन सब ने जैसे तैसे वो रात काटी और फिर अगली ही सुबह मीना के पति ने प्रशांत से गुस्से में कहा, अभी अपना सामान समेटो और यहां से दफा हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मेरे पिता की जान गई है और अब वो ऐसे भटक रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि दोबारा मेरे परिवार में ऐसे किसी की मौत हो, इसलिए निकलो यहां से। ये सुनकर वे दोनों कुछ न बोलते हुए वहां से चले गए। इन सब में मीना कुछ न कह सकी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति ये सब घर की सुरक्षा के लिए कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत भी कुछ बोलकर अपनी बहन का ससुराल खराब नहीं करना चाहता था। अब प्रशांत और विदुषी सोच रहे थे कि कहाँ जाए। तभी प्रशांत बोला कि घर ही चलते हैं। ये सुनकर विदुषी घबरा गई, क्योंकि वहां पर उसके सास ससुर की आत्मा जो घूमती है, इसलिए वो बोली, देखो, मैं वहां मरने नहीं जाने वाली। जब तक इसका कोई समाधान ना निकले, ऐसा करते हैं कि मेरे मायके चलते हैं। प्रशांत को ये बात सही लगी और वे दोनों विदुषी के माता पिता के घर जाने लगा। घर आते ही उन दोनों की वहां खूब खातिरदारी हुई और फिर उन्हें एक अलग कमरा दे दिया गया। अगले दिन जब वे लोग उठे तो उन्होंने पाया कि विदुषी के दादा दादी वहां नहीं थे। ये देखकर विदुषी उनके कमरे की तरफ गई, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि उनका कमरा अंदर से लगा हुआ था। ये देखकर विदुषी का दिल किसी अनहोनी की आशंका में जोर जोर से धड़कने लगा और फिर वो घबराते हुए दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ये देखकर विदुषी काफी घबरा गई और उसने चिल्ला चिल्लाकर सभी घर वालों को इकट्ठा कर लिया। सभी लोग वहां आए और उन्होंने विदुषी की बात सुनकर दरवाजा तोड़ना शुरू किया। वहीं प्रशांत ये सब देखकर काफी घबरा गया था। उसे डर था कि कहीं इनके साथ भी वैसा ही कुछ ना हो गया हो। कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही उन्होंने पाया कि बिस्तर पर विदुषी के दादा का शव पड़ा हुआ था। इस दौरान उनकी गर्दन मुड़ी हुई थी और आंखें भय से खुली हुई थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी दादी का शव भी पड़ा हुआ था। उनकी आंखें भय से फटी हुई थी और वे अपने पति की ओर देख रही थी। ये सब देखकर विदुषी वहीं बेहोश हो गई, क्योंकि वो अपने दादा दादी की लाडली जो थी। खैर, उसी दिन उन दोनों का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। विदुषी के घर वाले काफी हैरान परेशान थे कि आखिर रात में दरवाजा बंद होने के बावजूद इतनी बेरहमी से किसने विदुषी के दादा दादी की हत्या कर दी। अब तक विदुषी को भी होश आ चुका था, लेकिन वो अभी भी सदमे में थी। उसी शाम तक विदुषी ने खुद को संभाल लिया और फिर उसने अपने सभी घर वालों को बताया कि उसके ससुराल में क्या हो रहा है। पहले उसके ससुर की बंद कमरे में किसी ने हत्या कर दी और फिर उसकी सास की किसी सिरकटे ने हत्या कर दी, और फिर जब वे दोनों उसके ननद के ससुराल पहुंचे तब वहां भी बंद कमरे में उसके ससुर की ऐसे ही हत्या हो गई थी, जबकि उसकी सास उनके बगल में ही सो रही थी। ये सुनकर वे सारे हैरान रह गए। वे सारे प्रशांत को घूरने लगे, क्योंकि ये सब तभी हो रहा था जब से प्रशांत विदुषी के साथ वहां आया था। ये सुनकर विदुषी के पिता प्रशांत से बोले, जमाई, आप और विदुषी जहां भी जा रहे हैं, किसी न किसी की अकस्मात मृत्यु हो रही है। ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा। आपको आपकी कुंडली किसी अच्छे पंडित को दिखानी चाहिए। ये सुनकर विदुषी की मां बोली, अरे मती मारी गई थी हमारी, जो एक शादीशुदा आदमी से अपनी बच्ची की शादी करवा दी, और अब क्या एक एक करके हमारे पूरे खानदान को निगल लोगे। इस पर प्रशांत को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं, और अगर तुम लोगों ने मुझे ज्यादा सुनाया तो मैं विदुषी को तलाक दे दूंगा, फिर रखना अपनी लड़की। ये बोलकर प्रशांत वहां से चला गया। वहीं उसके पिता उन सब से बोले, देखो जमाई जी, थोड़ा शांति से ही बात करो, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। ये सुनकर विदुषी बोली, आज रात सब लोग चौकन्ना रहना और चाहे कुछ हो जाए दरवाजा मत खोलना। हो सकता है कि आज रात कमरे के बाहर से किसी के रोने और दरवाजा खटखटाने की आवाज आए, लेकिन दरवाजा मत खोलना, वरना वो हमें भी मार डालेगा। ये सुनकर सब लोगों ने इसे नजरअंदाज किया और फिर रात होते ही सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। देर रात विदुषी के पिता की नींद बाहर से आने वाली रोने की आवाज से खुली।
वो आवाज सुनकर उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया। उन्होंने वो आवाज ध्यान से सुनी तो पाया कि वो दो लोगों के रोने की आवाजें थीं जो बाहर रोते हुए घूम रहे थे, और वो आवाजें किसी और की नहीं बल्कि विदुषी के दादा दादी की थीं। ये सुनकर विदुषी की मां घबराते हुए बोली, ये तो वैसा ही हो रहा है जैसा विदुषी ने बताया था। इसका मतलब ये जमाई ही सारे फसाद की जड़ है। विदुषी के पिता बोले, देखो शांत हो जाओ, हम इस बारे में कल बात करते हैं, और हाँ, दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही विदुषी के घर वाले प्रशांत के ऊपर बरस पड़े, और फिर विदुषी का भाई बोला, देखिए आप चले जाइए यहां से, आपकी वजह से यहां पहले ही बहुत कुछ हो चुका है और अब हम यहां और कुछ बुरा नहीं चाहते। ये सुनकर प्रशांत गुस्से में बोला, मेरे जाने से ये सब बंद हो जाएगा क्या? तब विदुषी के पिता बोले, इसका पता भी अभी चल जाएगा। एक काम करो, अपनी बहन को फोन करके पूछो कि वहां अब क्या हालात हैं। ये सुनकर प्रशांत को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी उसने मीना को फोन किया। फोन पर उसने बताया कि यहां जब से प्रशांत और विदुषी गए हैं तब से सब सामान्य है, इसलिए मीना के पति ने सख्त हिदायत दी है कि वे दोनों यहां वापस ना आए। ये सुनते ही विदुषी की मां भड़कते हुए बोली, देखो जमाई, अभी के अभी यहां से निकल जाओ, हम ये सब अब और नहीं झेल सकते। ये सुनकर प्रशांत को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, ठीक है, फिर अपनी लड़की को भी अपने पास रखो, मेरे साथ भेजने की जरूरत नहीं है। विदुषी के पिता बोले, हम उसे तुम्हारे साथ भेजने भी नहीं वाले, हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। उसके बाद प्रशांत अपना सामान उठाकर उनके घर से निकलकर अपनी हवेली वापस आ गया। अब तक शाम हो चुकी थी। हवेली के नौकरों ने उसे खाना परोसा और फिर रात में वे सारे ही वहां से चले गए। प्रशांत दिन भर का थका हारा था, इसलिए खाना खाकर दरवाजा लगाकर सो गया। आज रात उसे काफी अच्छी नींद आई, क्योंकि रात में उसे कोई भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ जो इतने दिनों से उसे महसूस हो रहा था। लेकिन उसने वो बात विदुषी को नहीं बताई, क्योंकि सच तो ये था कि उसका मन अब विदुषी से भर चुका था। इसलिए अब वो गांव में घूमते हुए अपने लिए एक लड़की की तलाश करने लगा जिसके साथ वह कुछ दिन रह सके। पूरे गांव में देखने के बाद आखिरकार उसे एक लड़की मिल ही गई। उसने उस लड़की के माता पिता से अपनी और उस लड़की की शादी की बात की, लेकिन उसके घर वालों ने इससे साफ मना कर दिया, क्योंकि ये प्रशांत की न जाने कितनी भी शादी थी, और शादी के कुछ दिनों बाद लड़कियां कहाँ जाती वो आज तक किसी को पता नहीं चला। खैर, प्रशांत अपने अपमान का घूंट पीकर रह गया, लेकिन अब वो उस लड़की के घर वालों को सबक सिखाना चाहता था। फिर उसे याद आया कि कैसे उसने विद्या को पा ही लिया था, इसलिए उसने सोचा कि अगले दिन वो उस लकड़ी के साथ भी यही करेगा। इसलिए उसने आज के लिए किसी तवायफ के पास जाने का सोचा। रात में जैसे ही वो तवायफ के पास गया, तब वो तवायफ कुछ समय तो सामान्य रही, लेकिन जैसे ही प्रशांत ने उसे हाथ लगाया तो उस तवायफ ने उसे एक जोरदार धक्का मारकर खुद से दूर कर दिया। ये देखकर प्रशांत को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोली, 2 टके की औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का मारा, अब देख तू। ये सुनकर वो तवायफ भयानक ढंग से मुस्कुराई और फिर उसने बिस्तर के नीचे रखा चाकू उठा लिया। ये देखकर प्रशांत काफी घबरा गया। तभी वो तवायफ भयानक आवाज में बोली, डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगी, लेकिन याद रखना तेरे पास किसी को आने भी नहीं दूंगी। बोलकर उस औरत ने उस चाकू से अपना गला रेत लिया। ऐसा करते ही वो औरत जमीन पर गिरकर छटपटाने लगी। प्रशांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इस तवायफ ने क्यों किया, और फिर कुछ ही देर में उस महिला का तड़पता शरीर शांत हो गया। अब प्रशांत वहां का जमींदार था और वो सिर्फ एक तवायफ, इसलिए उसके खून की कोई जांच नहीं हुई। लेकिन उस औरत के अंतिम शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इन सब के अगले दिन उसका एक लठैत प्रशांत के पास आया और बोला, मालिक, आपने किसी तांत्रिक का पता करने को कहा था ना, वो हमें मिल गया है, कहो तो उसे बुला लूं। प्रशांत बोला, नहीं, एक काम करता हूं, मैं ही उनके पास हो आता हूं। और फिर प्रशांत उस लठैत के साथ उस तांत्रिक के पास पहुंच गया।
वहां आते ही उस तांत्रिक ने उसका चेहरा पढ़ लिया और कहा, तेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है जिसके बारे में तू अनजान है। प्रशांत बोला, पता नहीं बाबा, लेकिन कुछ दिनों से मेरे घर में बहुत अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं, जिस वजह से आज मैं बिल्कुल अकेला हूं। लेकिन अब तो सब सामान्य है, पता नहीं कैसे। यह सुनकर तांत्रिक बोला, और इन सब का जिम्मेदार भी तू खुद ही है। तूने किसी को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी हैं और यही उसका नतीजा है। प्रशांत बोला, लेकिन बाबा, अभी तो सब ठीक ही चल रहा है। तांत्रिक बोला, कुछ भी ठीक नहीं है। तू अभी बिल्कुल अकेला है, इसलिए सब सामान्य है। तेरा कोई दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक अगर तेरी पत्नी भी तेरे साथ रही तो वो सब तुझे दोबारा परेशान करेंगे। प्रशांत हैरानी से बोला, वो सब? तांत्रिक बोला, हां, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तेरे घर में एक नहीं बल्कि कई शाकचुन्नी है। प्रशांत बोला, शाकचुन्नी मतलब? तांत्रिक बोला, शाकचुन्नी एक सुहागन औरत की आत्मा होती है। अगर कोई सुहागन स्त्री गर्भवती हो तो वो ऐसे में शाकचुन्नी बन जाती है और अपने जीवन काल में उसकी जो भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई वो उसे शाकचुन्नी बनकर पूरा करती है। तुमने जिन भी स्त्रियों से विवाह कर उन्हें मारा था, उनमें से जो भी गर्भवती थी वे सारी ही शाकचुन्नी बन चुकी हैं और अब वो हमेशा तेरे साथ ही रहेंगी। प्रशांत बोला, फिर इन सब से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना? तांत्रिक बोला, रास्ता तो है, और वो ये कि अगर वो खुद ही तेरा पीछा छोड़ दे तब तू बच सकता है। प्रशांत बोला, आप उनसे मेरा पीछा छुड़वा दो बस, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तांत्रिक बोला, मैं तुम्हें कुछ सामान की सूची दे रहा हूं, तुम कल आते समय वो ले आना, फिर हम कल एक साधना करेंगे। उस तांत्रिक ने कुछ सामान लिखकर प्रशांत को दिया और फिर वो घर आ गया। घर आकर वो खाना खाकर सो गया। पूरी रात वो एकदम आराम से सोया, इसलिए उसने सोचा कि वो तांत्रिक शायद ढोंगी या पाखंडी होगा, क्योंकि अब तो सब ठीक है। ये सोचकर वो उस तांत्रिक के पास नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ उसे उस लड़की का ख्याल आया जिसके माता पिता से वो शादी की बात करने गया था। वो उसके साथ भी विद्या की तरह ही करना चाहता था, इसलिए वो नाश्ता करके उस लड़की के घर की ओर बढ़ गया। वहां जाकर उसने देखा तो उसे वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी और ना ही उसके घर पर कोई था। ये देखकर वो अपने घर वापस आ गया। घर आकर वो थोड़ी देर बैठा ही था कि तभी उसे विदुषी का टेलीफोन आया। तब विदुषी बोली, प्रशांत, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें उस प्रेत ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? प्रशांत बोला, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतने दिनों से यहां रह रहा हूं, लेकिन मुझे पहले जैसा महसूस नहीं हुआ। शायद वो जो भी था यहां से चला गया। तब विदुषी बोली, कमाल है, यहां पर भी सब सामान्य है। लगता है कि ये सब महज एक इत्तेफाक होगा, तो मैं कल ही वहां वापस आ रही हूं। ये सुनकर प्रशांत गुस्से में बोला, अब क्यों आ रही हो यहां पर? तब तो मुझे तुम लोगों ने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ये सुनकर विदुषी भड़कते हुए बोली, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी संपत्ति में मेरा आधा हिस्सा बनता है, वो मुझे दो और तलाक लो। ये सुनकर प्रशांत को गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि वो विदुषी को कुछ भी देना नहीं चाहता था, इसलिए वो बोला, ठीक है, आ जाओ। और ये बोलकर उसने फोन रख दिया। अगले दिन शाम को विदुषी अपने पिता और भाई के साथ वहां आई। अब शाम हो चुकी थी और रात होने वाली थी, इसलिए विदुषी ने उन्हें उस रात वहीं रोक लिया। रात में खाना खा पीकर वे सारे अपने अपने कमरों में आराम करने लगे। देर रात अचानक से किसी के रोने की आवाजें सुनकर विदुषी के पिता की नींद खुली। वो आवाज सुनकर उन्होंने पास में सो रहे अपने बेटे को उठाया और कहा, देख, वो आवाज फिर से आ रही है। वो आवाज सुनकर उसकी नींद एक ही झटके में गायब हो गई। उसने दौड़कर कमरे की कुंडी देखी कि वो खुली तो नहीं है, और फिर कंडी लगी देखकर उसने राहत की सांस ली। पूरी रात वो आवाजें आती रही। कभी कभी तो बाहर से कोई दरवाजा भी खटखटाता, लेकिन उन दोनों ने दरवाजा नहीं खोला और ना ही कोई आवाज निकाली। सुबह होते ही विदुषी के पिता और भाई प्रशांत पर भड़कते हुए बोले,
तुम हमें मरवाना चाहते हो क्या? जो ऐसी भूतियाओं घटनाएं होने के बावजूद तुमने हमें यहां मरने को बुलाया? इस पर प्रशांत भड़कते हुए बोला, तुम लोगों के आने से पहले मेरा घर एकदम ठीक था, लेकिन तुम्हारे आते ही वो सब दोबारा शुरू हो गया। तुम तीनों निकलो मेरे घर से अभी के अभी। अब वहां पर गर्मा गर्मी काफी बढ़ने लगी थी। इसी बीच प्रशांत का वो लठैत वहां आया और बोला, मालिक, मैंने आपकी सारी बातें सुनी और मुझे लगता है कि हमें उस तांत्रिक को यहां लेकर आना चाहिए ताकि वो आकर देख सकें कि माजरा है क्या। सबको उसकी बात ठीक लगी और वो उस तांत्रिक को बुला लाया। वहां आते ही प्रशांत बोला, कुछ कीजिए बाबा, जब से मेरी ये पत्नी और इसके घर वाले यहाँ आए हैं तब से वही सब दोबारा शुरू हो गया है। ये सुनकर वो तांत्रिक बोला, मैंने तुझे कहा था ना कि तेरी वजह से ये हुआ है, फिर तू अपने किए का दोष अपनी पत्नी के मत्थे क्यों मढ़ रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे घर में से बेहद प्रचंड नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। तूने यहाँ कुछ किया था क्या? तुम समझ नहीं रहे हो। उन शाकचुन्नी ने तुम्हारे माता पिता को मारकर अपना गुलाम बना लिया है और अगर कोई भी तुम्हारे साथ रहा तो वे उसे मार डालेंगे। ये सुनकर प्रशांत के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और वो बोला, मैंने यहां कुछ नहीं किया, जरूर ये इनका किया धरा होगा। ये सुनकर वो तांत्रिक मंत्रोच्चारण करते हुए उस हवेली में आगे बढ़ने लगे। इस दौरान वे सारे लोग उनके पीछे पीछे आने लगे कि तभी अचानक वो बगीचे में आकर रुक गए। उनका चेहरा गंभीर हो चला और फिर वो बोले, यहीं पर से भीषण नकारात्मकता निकल रही है। यहां तूने अपने पापों को दबाकर रखा है ना? ये सुनकर प्रशांत हैरान रह गया, क्योंकि बगीचे में ही तो उसने उन सभी लड़कियों को मारकर गाड़ा था। उसका चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। ये देखकर विदुषी गुस्से में दांत भींचते हुए बोली, सच सच बताओ कि तुमने क्या किया? मुझे याद है तुमने शादी से पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी भाग गई थी। कहीं तुमने उसे मारकर यहीं तो गाड़ नहीं दिया? ये सुनकर प्रशांत बोला, मुझे नहीं पता, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? प्रशांत के इतना कहते ही विदुषी को एक तेज झटका लगा और फिर अगले ही पल वो गुस्से में दांत पीसते हुए प्रशांत की ओर देखने लगी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने प्रशांत की गर्दन पकड़ ली और फिर उसका गला घोंटने लगी। प्रशांत उससे छूटने का हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिश सफल ना हुई। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नाजुक सी विदुषी में इतनी ताकत कहां से आ गई। जब उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब वो बोला, बताता हूं। उसके ये बोलते ही विदुषी ने उसकी गर्दन छोड़ी और फिर प्रशांत ने अपना सारा कच्चा चिट्टा सबके सामने खोल दिया। सब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। प्रशांत इतना सब करके एकदम शांत बना हुआ था, वहीं उसके इस कुकृत्य में उसके माता पिता ने भी उसका साथ दिया। तब विदुषी बोली, तुमने हम सभी को इतना परेशान किया, इसलिए हमने उन सभी को तुमसे दूर कर दिया जो भी तुम्हारी सहायता के लिए आगे आया। फिर प्रशांत बोला, देखिए, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूं, लेकिन प्लीज मुझे बख्श दो। तब विदुषी गुस्से में बोली, हमें मारकर तुम्हें माफी चाहिए? हाँ, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो हमें ऐसे मारकर गाड़ दिया तुमने और सारे समाज के सामने बदनाम किया, वो अलग। हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, वरना तुम आगे भी ना जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी खराब करोगे। प्रशांत बोला, आप लोग मुझे जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज ये सब बंद कर दीजिए। तब विदुषी बोली, तुम्हें एक ही शर्त पर हम छोड़ेंगे, तुम्हें पूरी जिंदगी अकेले रहना होगा। तुम्हारा कोई दोस्त या परिवार के किसी भी सदस्य से तुम ज्यादा बात नहीं कर सकते और ना ही कोई यहाँ तुमसे मिलने आएगा, ना तुम उनसे मिलने जा सकते हो। और हाँ, आज के बाद तुम कभी किसी स्त्री के पास नहीं जाओगे, ऐसा होते ही हम उस स्त्री को मार डालेंगे। प्रशांत ये बातें मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे माननी ही पड़ी, क्योंकि उसकी वजह से अब तक 5 मौतें हो चुकी थी और अब वो नहीं चाहता था कि किसी और की ऐसी मौत हो। फिर उसी दिन विदुषी अपने पिता और भाई के साथ वापस घर आ गई। कुछ समय बाद उसके माता पिता ने विदुषी की दूसरी जगह शादी करवा दी, जहां वो सुख से रही। मीना ने भी प्रशांत से सारे संबंध तोड़ लिए,
क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके परिवार में अब किसी की ऐसे मृत्यु हो, लेकिन वो बाकी लोगों से उसका हालचाल लेती रहती थी। उनसे मीना को पता चला कि प्रशांत अब हवेली से बाहर नहीं निकलता। हवेली के पहरेदारों ने उसे बताया कि रात में हवेली के अंदर से कुछ औरतों की आवाजें आती हैं। मीना को ये समझते देर न लगी कि ये प्रशांत द्वारा सताई हुई स्त्रियों की आत्माएं थी, जो अब शाक चुन्नी बन चुकी थी और अब वो हमेशा प्रशांत के साथ ही रहेंगी। तो साथियों, जो इंसान स्त्री को केवल भोग विलास की वस्तुएं समझता है और कुछ समय तक वो अपने करतूतें दुनिया से छुपाता भी रहे, लेकिन समय का चक्कर एक दिन घूमकर जरूर ऐसा आता है जब वह खुद ही इन सब से बहुत बुरा पछताता है। कर्मों का फल लौटकर वापस आता ही आता है। साथियों, प्रशांत जैसे इंसान की यही दुर्दशा होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि उन औरतों की आत्माओं ने उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया, बल्कि उसकी मौत तो बहुत ही दर्दनाक तरीके से होना चाहिए। जो इंसान औरत की इज्जत नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से वो इंसान इस धरती पर रहने के लायक भी नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि हमारा समाज आज भी नहीं बदला है। अगर आप जानते हो तो जिस कोलकाता की मैंने आपको कहानी सुनाई है, आज उसी कोलकाता में औरतों की क्या दशा हो रही है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाल ही में एक मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ने वाली लड़की, जो अपनी डॉक्टरों की ट्रेनिंग कर रही थी, उस लड़की के साथ कुछ दरिंदों ने दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। साथियों, इंसानों के रूप में बसे उन हैवानों ने उस लड़की के शरीर को जिस प्रकार नोचा है, शायद उसको देखकर तो राक्षस भी शर्मा जाए। इंसान के रूप में बसे यह हैवान हमारे ही बीच में घूमते रहते हैं। साथियों, मैं नहीं जानता कि उस लड़की की आत्मा शायद अपना बदला लेगी या नहीं लेगी, लेकिन जिस सरकार से, जिस सिस्टम से हम यह उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उसको न्याय मिलेगा, वो सिस्टम ही आम जनता का बलात्कार कर रहा है। इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी लोगों को सड़कों पर मोमबत्तियां लेकर निकलना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि न्याय की व्यवस्था कहां पर है। सोचिए, इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा। उस लड़की के साथ तो बलात्कार हुआ ही हुआ, लेकिन उसके बाद बलात्कार किया हमारे सिस्टम ने, हमारी सरकारों ने और इन नेताओं ने। उस लड़की के माँ बाप को मोमबत्तियां उठाकर न्याय के लिए सड़कों पर घूमना पड़ रहा है। तो आप सोचिए, क्या वो न्याय रहेगा? और देश में न जाने ऐसे कितने ही हादसे होते हैं। तो क्या अब हर एक को ऐसे ही मोमबत्तियां उठाकर सड़कों पर निकलना होगा? क्या ऐसे ही आंदोलन करने पड़ेंगे? अगर ये सिस्टम, ये प्रशासन, ये सरकारें कुछ नहीं कर सकती, तो मैं कहता हूं, आग लगा दो इस पूरे सिस्टम को। क्या जरूरत है हमें ऐसी न्याय व्यवस्था की जो गुनहगारों को सजा तक नहीं दे सकती? तो साथियों, शायद मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया हो, लेकिन ऐसा गुस्सा आना वाजिब भी है, क्योंकि हर घर के अंदर बहन है, बेटियां हैं और माँ है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, तो क्या आप ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ होगा तब हम आवाज उठाएंगे? तो अगर आज आप किसी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो जिस दिन आपके साथ ऐसा हादसा होगा तो कोई आपके लिए भी आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा हादसा होने की नौबत ही क्यों आए, उससे पहले ही आप अपनी आवाज उठाएं। तो चलिए, हम आज की स्टोरी यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और मैं जानता हूं कि यह स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो साथियों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुनते हैं। तो अगर आप अब तक भी यह कहानी सुन रहे हैं, तो कोलकाता में हुए उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और कमेंट को पूरा भर दीजिए। आज मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली की वो ताकत मैं देखना चाहता हूं। चलिए, अब हम अपने लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। अलीसा काठमांडू, रामचंद्र स्वामी झुंझुनू, सोनू खान नई दिल्ली, अंशु उत्तर प्रदेश, करुणा दिल्ली, अर्जुन बसील नेपालगंज, शिव खरेलांजी बालाघाट, प्रेम तमांग नेपाल, महेश महाराष्ट्र, राकेश कुमार वर्मा कानपुर, लवली बिहार, सुप्रिया वर्मा उत्तर प्रदेश, अमन शर्मा वजीराबाद, संगम हिरकने, संदीप खत्री हरियाणा, सौरभ राजसिंह वाराणसी, रामकिशोर नई दिल्ली। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए यह कहानी लिखी है ममता सहाय ने। चलिए, मिलते हैं अगली स्टोरी पर।